हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 हिंदी मीडियम। आज आपके ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में आपको मालूम है कि आप जो है लास्ट टर्म में चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। चौथा चैप्टर में आपका जो चैप्टर है फिजिक्स में क्लास 12 में वो है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, अर्थात गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में जो टॉपिक लास्ट टर्म में पढ़ाया गया था वो आपको थोड़ा रिमाइंड कर रहे हैं हम। सबसे पहले ऑरेस्टेड का प्रयोग पढ़ाया गया था, जो ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने ये सिद्ध किया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए ऑरेस्टेड ने प्रयोग किया था। तो ऑरेस्टेड का प्रयोग आपको ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण, निष्कर्ष सब बताया गया था डिटेल। इसके बाद आगे आया वैज्ञानिक एम्पियर ने उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए नियम दिया था, जिसको एम्पियर के तैरने का नियम भी कहते हैं। इसको भी आपको बताया गया था, आप ध्यान देंगे उसको थोड़ा। इसके बाद अगला प्रश्न आया था टॉपिक बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापन किया था। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापन किया था बायो-सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने। वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट दोनों मिलके किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का उसने क्या किया था? मापन किया था। ठीक है। और जिसका सूत्र आया था क्या? B = dB = μ0/4 पाई IDL sin θ/r²। ये हम बायो-सेवर्ट के नियम से जो 4 नियम थे, चारों नियम को हम संयुक्त किए थे। आप लास्ट वीडियो में देखेंगे तो हमको लास्ट में व्यंजक मिला था कि किसी अल्पखंड dl के कारण प्रवाहित धारा आई है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो आया था बायो-सेवर्ट के नियम से dB = μ0/4 पाई IDL sin θ/r²। ठीक है। अब हम आगे का जो टॉपिक है, हम बायो-सेवर्ट के नियम के ही आधार पर इस चैप्टर में कई स्थितियों में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे, गणना करेंगे। तो आज आपका जो केस है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान की गणना करने के लिए वो है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ऐसा प्रश्न आता है बोर्ड में कि किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो आपको इस टॉपिक में क्या करना है? आप जानते हैं कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। यहां पर आपको समझना है ये धारावाही वृत्तीय कुंडली है। ये धारावाही वृत्तीय कुंडली है। क्या है? इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है। प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I एक सिरे A से यहां से जा रही, मान लो ये P है, दूसरा Q सिरा है। तो P सिरा से विद्युत धारा प्रवेश करती है। विद्युत धारा प्रवाहित होती हुई एक पूरा चक्कर एक धारावाही वृत्तीय कुंडली से दूसरे सिरे पर बाहर निर्गत होती है। ये एक धारावाही वृत्तीय कुंडली
है। क्यों? क्योंकि धारा प्रवाहित हो रही है और इसका जो आकार है वो वृत्ताकार है, इसलिए एक ये धारावाही वृत्तीय कुंडली। तो धारावाही वृत्तीय कुंडली में विद्युत धारा I प्रवाहित होगी, तो हमें ये ज्ञात करना है कि केंद्र पर ये जो बिंदु O है वो धारावाही वृत्तीय कुंडली का केंद्र है। तो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जब इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होगी, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हमें गणना करना है। तो हम बायो-सेवर्ट के नियम का ही उपयोग करेंगे। तो आपको पहले समझना है कि माना स्मॉल r त्रिज्या की एक धारावाही वृत्तीय कुंडली है। वृत्तीय कुंडली की त्रिज्या स्मॉल r है, जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो I हो रही है। साथ ही साथ वृत्तीय कुंडली को, ये जो पूरा वृत्तीय कुंडली है, पूरा एक चक्कर, इसको हम कई छोटे छोटे अल्प खंडों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। ऐसा हम मानते हैं कि यह धारावाही वृत्तीय कुंडली कई छोटे छोटे अल्प खंडों से मिलकर बना हुआ है। मान लीजिए कि जो ये पूरा धारावाही वृत्तीय कुंडली है, इसमें कई छोटे छोटे अल्प खंड ए बी सी सी डी है और भी छोटे छोटे टुकड़े माने जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्पखंड ए बी है, बी सी है, सी डी है, इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। अब हम प्रारंभ में ये देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक अल्पखंड हम लेते हैं ए बी, ये ए बी अल्पखंड है। ठीक है, हम पहले ये गणना करेंगे कि इस ए बी अल्पखंड के कारण विद्युत धारा जब ए बी अल्पखंड में I प्रवाहित होगी तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर कितना होगी। तो आप ये देख रहे हैं कि अल्पखंड ए बी को मिलाने वाली रेखा जो है बिंदु O को मिला रही है, तो मिलाने वाली रेखा बिंदु A से मिलाने वाली रेखा अल्पखंड के साथ जो कोण बनाती है वो 90 डिग्री बना रही है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर वृत्त के केंद्र से डाला गया जो लंब होता है वो 90 डिग्री का वृत्त के परिधि पर कोण बनाता है। 90 डिग्री का वो लंब होता है, तो लंब का अर्थ ही है कि 90 डिग्री का कोण बनाना। तो वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु पर, चाहे यहां डाले, चाहे यहां डाले, चाहे यहां लंब डाले, वो वहां 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये जो यहां पर थीटा का मान है, जो बायो-सेवर्ट के नियम में था कि dB इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, जो थीटा का मान आ रहा था वो अल्पखंड और अल्पखंड से उस बिंदु तक की बीच की दूरी, जिस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, के बीच बना हुआ कोण है थीटा। लेकिन यहां पर थीटा का मान 90 डिग्री है। तो हम इस प्रकार से प्रथम स्थिति में ए बी अल्पखंड के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस ए बी अल्पखंड के कारण जो है इस अल्पखंड से r दूरी पर जो वृत्तीय की त्रिज्या है, r दूरी पर स्थित केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम ले रहे हैं बायो-सेवर्ट के नियम से dB1 इसलिए लिया जा रहा है कि अल्पखंड है, तो अल्पखंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कम होगी। तो हम dB1 इसलिए लिए क्योंकि प्रथम अल्पखंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो dB1 इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई dl साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ dl जो है इस AB की लंबाई हम AB ही लिए, ठीक है, वहां dl लंबाई लिए थे, यहाँ AB लंबाई हम ले रहे हैं। तो आई AB साइन थीटा की जगह 90 डिग्री ले लिए क्योंकि यहाँ एंगल थीटा है अपान आर स्क्वायर। तो dB1 इक्वल टू म्यू 0/4 पाई
आई ए बी साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। अब साइन 90 की वैल्यू 1 है, आपको मालूम है। तो नेक्स्ट आएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई ए बी अपॉन आर स्क्वायर। ये पहला, इसको हम समीकरण 1 दे सकते हैं, पहला समीकरण है, ठीक है। ये केवल अल्पखंड ए बी, इस अल्पखंड ए बी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना आया dv1 इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई ए बी अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण 1 दिए। इसी तरह हम बीसी अल्पखंड के कारण निकालेंगे, तो ए बी की जगह बीसी लिख देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो अल्पखंड बीसी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम dv2 से लिख दिए, इस बीसी अल्पखंड के कारण। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बी सी अपॉन आर स्क्वायर, ए बी की जगह बी सी हो गया। इतना फर्क है। इसको हम समीकरण नंबर 2 सेकंड समीकरण दे दिए। फिर तीसरा, एक अल्पखंड चित्र में आपको दिख रहा है सी डी। तो सी डी अल्पखंड के कारण, सी डी अल्पखंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता CD अल्पखंड के कारण हम AB की जगह BC लिए, फिर BC की जगह CD ले लेंगे। तो इसी प्रकार CD अल्पखंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तीसरा ये अल्पखंड है, तो हम लिख सकते हैं dV3 इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई सी बी अपॉन आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर तीसरा हुआ। अब आप ये देखिए कि हम 3 अल्पखंडों के कारण जो धारावाही वृत्ति कुंडली है उसको 3 छोटे छोटे अल्पखंडों में हम माने, और वो तीनों अल्पखंडों के कारण हम अलग अलग पार्ट बाई पार्ट करके उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना किए, जिसको समीकरण नंबर 1, 2, 3 से दिए। अब इसके आगे यदि हम ये देखें, इसको इसी तरह से और भी छोटे छोटे अल्पखंडों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। तो सी डी ई एफ सी डी जो भी है, एक सिमिलरिटी हम ये पाते हैं कि अब हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी अल्पखंडों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसे हल किया जाएगा, ध्यान दें। नेक्स्ट, आपको सभी अल्पखंडों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो कैसे निकलेगा आगे के उसमें, तो सभी अल्पखंडों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V इक्वल टू लिया जा सकता है सभी टुकड़ों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम जोड़ देंगे समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर। तो dV1 प्लस dV2 प्लस dV3 प्लस और भी यदि अल्पखंड लिए जाते तो प्लस डैश कर दीजिए, तो आएगा B इक्वल टू समीकरण 1, 2, 3 से मानों को रखने पर dV1 dV2 dV3। तो इस तरह से हम क्या पा रहे हैं कि म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई ए बी अपॉन आर स्क्वायर प्लस म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बी सी अपॉन आर स्क्वायर प्लस म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई सी डी अपॉन आर स्क्वायर प्लस डैश। तो आगे देखेंगे, बहुत आसान है। तो B इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। इन सभी में हम देख रहे हैं कि आई अपॉन आर स्क्वायर और म्यू 0 अपॉन 4 पाई कॉमन है, तो यहां बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डैश डैश डैश। अब आपको ये ध्यान देना है
कि यदि सभी टुकड़ों को ऐड कर दिया जाए, सभी टुकड़ों को ऐड कर दिया जाए तो हमें पूरा ये धारावाही वृत्ति कुंडली मिल जाएगी। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि B इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई I अपान R स्क्वायर। और अब समझिए आप, ये AB प्लस BC प्लस CD और भी टुकड़े यदि लिया जाएगा तो ये वृत्त की परिधि बनाएगा। तो क्या लिख सकते हैं यहां, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि आपको मालूम है कि 2 पाई R होता है, तो B इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई I अपान R स्क्वायर इंटू 2 पाई R। और एक R से एक R कटता है, तो B इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई 2 पाई I अपान R। ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है। लेकिन एक फेरा, यदि कुंडली में फेरों की संख्या 1 है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई 2 पाई I अपान R स्क्वायर होगा। लेकिन यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, एक लाइन दो लाइन और थोड़ा सा लिख देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखिए, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, n का मतलब 4 फेरा, 6 फेरा, 8 फेरा, 10 फेरा। तो हम क्या करेंगे, B इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई 2 पाई NI अपान R। तो 2 पाई यहां R स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान देना, क्योंकि एक R से R कट जाता है। तो 2 पाई R अपान R स्क्वायर, ये R स्क्वायर कटेगा तो 2 पाई I अपान R होगा केवल। तो नेक्स्ट B इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई 2 पाई NI अपान R। यह किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है। इस पर आधारित अंकित प्रश्न भी हैं और भी कुछ केसेस इस चैप्टर में दिए गए हैं। हम अलग अलग केसेस के लिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करेंगे। आप इसको नोट करिए, अपने नोटबुक में रिवीजन करिए और आगे की टॉपिक आपको फिर हम और कंडीशन बताएंगे। थैंक्स।